ओके, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूँ। असल में मैंने आपसे कहा था कि वीडियो का मैं आपको हम लोग साथ में पढ़ेंगे। पीसीएस का पेपर था फिर थोड़ी वो थी बट नाउ द प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड और जितना भी है हम लोग पूरा प्रीवियस ईयर पेपर के साथ ही 1 महीने का जो हमारे पास समय बचा है, उसमें हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? इसका टाइम टेबल मैं आपको कल या परसों में दे दूँगा कि किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अ, ओवरव्यू हम लोग ले चुके हैं कि 3 सेक्शन आते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग आप लोग फ़ैमिलियर भी होंगे कि एक 50 नंबर का सेक्शन होता है जिसमें आपकी मैथ्स और रीज़निंग का सेक्शन होता है। 50 नंबर का सेक्शन आपका जीएस का होता है, 50 नंबर का सेक्शन आपका इसमें आपकी हिंदी आती है, ठीक है? तो ये 3 सेक्शन है, 150 नंबर का पेपर 150 नंबर 150 क्वेश्चन्स आएँगे, 300 नंबर का पेपर है, 1/2 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो स्पेक्ट्रम आपकी किताब है, ठीक है? यहाँ से हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। देखो, स्पेक्ट्रम, आईएएस, पीसीएस सबके लिए यही किताब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मानी जाती है। सब कुछ हम इसमें से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि पीसीएस के लिए अलग लेवल होता है, आईएएस के लिए अलग लेवल होता है। हम लोग उतना पढ़ेंगे फैक्चुअल जितना यूपी ट्रिपल एससी पूछ सकता है और वो भी कॉम्प्रिहेंसिवली क्रिस्प मैनर में, ठीक है? जल्दी से। आप लोगों को क्या करना है, जो मैं यहाँ पर आप लोग को हाइलाइट कराऊँगा वैसे अ, उसको आप नोट्स बना सकते हो या आपको पीडीएफ नेट पे अवेलेबल है या तो किताबें अगर नहीं है तो किताबें आप ले सकते हो, ठीक है? स्टोरी वाइज़ समझने से हमको ये चीज़ अच्छी रहेगी कि सारी चीज़ें हमारे पास एक साथ रहेंगी तो आसानी से हम कनेक्ट कर पाएँगे, ठीक है? तो चलो आज से शुरू करते हैं। देखो इसका पहला जो चैप्टर है, ठीक, वो आपका आधुनिक भारत के स्रोत और उपागम, ठीक है? जिसको देखो इंग्लिश में भी इसका पीडीएफ है, बट मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी के हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे हिंदी में करने की। इंग्लिश अगर आपको चाहिए तो कुछ-कुछ टर्मिनोलॉजी मैं इंग्लिश में यूज़ करूँगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? तो सबसे पहले ये चैप्टर देखो बात करता है कि हमारे पास जो हमारा पुराना भारत है, ठीक है? उसको जानने के हमारे पास कौन-कौन से स्रोत हैं, तो इन स्रोतों के बारे में इस चैप्टर में चर्चा करी गई है, ठीक है? अब देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप यहाँ देखोगे, तो सबसे पहले तो बात आती है पुरालेखी सामग्री, ठीक है? ये देखो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? यहाँ पर एक चीज़ है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है? तो एक आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो कब आया था? 1773 में आया था, ठीक है? वैसे ये हम लोग इकट्ठा जब दूसरा सेक्शन पढ़ेंगे तो भी कवर करेंगे। देखो अब यहाँ पर जो चीज़ आपको पढ़नी है ये असल में देखो ये चैप्टर इसकी बात करता है कि कौन-कौन से ऐसे चीज़ें हैं, जो हमें पुराने भारत की जानकारी देती हैं। तो पहला तो पुरातत्व की भी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? चाहे वो खुदाई से मिली हों, चाहे जैसे भी मिली हों, तो वो ये जैसे मानो बिल्डिंग्स हैं, तो वो हमें उस ज़माने के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें बताती हैं। अब देखो यहाँ पर एक फैक्ट है कि जेम्स रेनल प्रथम सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है? तो आपसे वैसे देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का या बंगाल का पहला सर्वेयर जनरल कौन था? तो कौन था? जेम्स रेनल था, ठीक है? अच्छा, अब सरकारें थीं वो अपना-अपना अभिलेख रखती थीं। मतलब जैसे मान लो कि डॉक्यूमेंटेशन किया करती थी, उसके पहले भारत में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद फिर ब्रिटिश सरकार आती है, तो वो उन चीज़ों को जो भी वो काम करते थे उसका डॉक्यूमेंटेशन शुरू करती है, ठीक है? तो चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो ऐसा करना शुरू करती है। तो यही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि अच्छा हाँ, कहाँ-कहाँ कौन-कौन से वो किस तरह से किया करते थे, ठीक है? अब देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पढ़ने लायक इसमें से इसमें देखो मौखिक चीज़ें भी लिखी हुई हैं कि अच्छा हाँ, साहित्य जो लिखा जाता था, ठीक है? देखो यहाँ केंद्र सरकार के अभिलेख मैंने आपको बताया, केंद्र सरकार जो अभिलेख बनाती थी उसका उन्होंने वो किया। आपको ये बता दिया कि जेम्स रेनल आपके पहले वो थे सर्वेयर जनरल थे, ठीक है? फिर आपकी अगली जो चीज़ है वो ये आती है कि जो पब्लिश चीज़ें होती थी, जैसे मान लो कि किसी भी चीज़ को पब्लिश किया गया, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हों या मान लो किसी पत्र को पब्लिश किया गया, तो वो चीज़ें आपकी
उसमें आती हैं, ठीक है? देखो अगेन मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, इसमें से सवाल आपको नहीं आएगा, ठीक है? जहाँ सवाल आएगा वहाँ मैं आपको हाइलाइट करा दूँगा कि अच्छा हाँ, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और वहाँ से आपको सवाल बनेगा, ठीक है? अच्छा, तो ये सारी चीज़ें भी यही लिखी हुई हैं, ठीक है? इसे आप चाहो तो पढ़ सकते हो, वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है? अच्छा, यात्रा वृत्तांत, ठीक है? जैसे मान लो कि कोई यहाँ पे यात्रा करने आया, ठीक है? उसने भी अपनी कुछ चीज़ें लिखी कि अच्छा हाँ, भारत ऐसा था या चीज़ें ऐसी हुआ करती थी। तो उन चीज़ों के अकाउंट्स भी हैं हमारे पास और उनके आधार पर भी भारत उस समय कैसा था, इसमें हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ आती है, समाचार पत्र और पत्रिकाएँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। देखो, यहाँ से भारत में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गैजेट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नाम का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। तो आपका पहला एमसीक्यू क्या बनता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन-सा था? कब निकाला गया और किसने निकाला? तो भारत का पहला समाचार पत्र किसने निकाला था? जेम्स ऑगस्टस हिकी ने निकाला था। कब? 1780 में और क्या नाम था? बंगाल गैजेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? बाकी देखो ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? इसे आप इग्नोर कर सकते हो। तो ये आपको नोट डाउन करना है जहाँ भी आप नोट्स बनाते हो कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन-सा था, किसने निकाला था और कब निकाला था, ठीक है? उसके बाद देखो क्या होता है कि जब एक बार निकलना शुरू हुआ तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि 1857 के बाद से कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने-अपने स्तर पर कई सारे समाचार पत्रों को प्रकाशित करना शुरू किया, ठीक है? अब देखो जैसे यहाँ पर ये आता है, यहाँ से नाम है कि किसने क्या निकाला, जैसे सुब्रमण्यम अय्यर ने क्या निकाला द हिंदू और स्वदेश मित्र, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने क्या निकाला केसरी और मराठा। अब यहाँ पर क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है केसरी और मराठा। जो मराठा था वो इंग्लिश में था और केसरी था वो मराठी में निकालते थे। भाषा भी पूछी जाती है, ठीक है? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर क्या निकालते थे? द हिंदू, स्वदेश मित्र, बाल गंगाधर तिलक के 2 पत्र कौन से थे? केसरी और मराठा। मराठा जो था वो मराठी में नहीं था, वो इंग्लिश में था, ठीक है? और केसरी जो था वो मराठी में था। फिर एसएन बैनर्जी क्या निकालते थे? बंगाली। किशोर कुमार घोष और मोतीलाल घोष क्या निकालते थे? अमृत बाजार पत्रिका। गोखले जी का सुधारक, एनएन सेन का इंडियन मिरर, नौरोजी का क्या? वॉइस ऑफ इंडिया। बस, ठीक है? ये चीज़ें आपको क्या करनी है, इतना आपको पढ़ना है। ये चीज़। फिर देखो ये जगह भी लिखी हुई है, चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि इतना नहीं पूछा जाता। अ, जैसे कभी-कभी मान लो मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा कि अच्छा ये कहाँ से निकलता था? तो पंजाब में ट्रिब्यून निकलता था, बंगाल में सोम प्रकाश निकलता था, ठीक है? तो ये आप वो कर सकते हो बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका कि कौन-सा ऐसा व्यक्तित्व उस समय ऐसे थे जो कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन करते थे। तो फिर से मैं करा दूँ जी सुब्रमण्यम अय्यर क्या थे? द हिंदू और स्वदेश मित्र। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष क्या था? अमृत बाजार पत्रिका। गोपाल कृष्ण गोखले का सुधारक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सुधारक वाला, ठीक है? इंडियन मिरर भी पूछा गया है, नौरोजी का वॉइस ऑफ इंडिया। तो आपको 4-5 क्वेश्चन मैंने बता दिए, ठीक है? फिर देखो विदेशी प्रकाशन, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में क्या निकाला था? सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है? लंदन में क्या निकाला था? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। भीकाजी कामा ने क्या किया था? वंदे मातरम और ये 2 इम्पोर्टेंट हैं, बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? फिर है सैन फ्रांसिस्को से गदर। हम लोग एक सेपरेट मतलब जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि गदर एक अदल अलग से आंदोलन था। बट यहाँ आप इतना जान लो कि सैन फ्रांसिस्को से क्या होता था गदर पार्टी गदर पत्र निकालती थी। कहाँ से? सैन फ्रांसिस्को से। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा किसका संपादन करते थे? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का। भीकाजी कामा किसका करती थी? वंदे मातरम का, ठीक है? उसके बाद फिर क्या बा इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? फिर आपकी बात क्या आती है कि और कौन-कौन से प्रमाण हो सकते हैं? और प्रमाण जैसे समाचार पत्र थे, मैंने बता दिया। मौखिक प्रमाण भी होते हैं, मान लीजिए किसी ने किसको दिया। बट ये मौखिक प्रमाणों में क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने आपको कुछ बताया, किसी ने आपको कुछ बताया, आपने तीसरे व्यक्ति को कुछ बताया। तो इस तरह से जो
जानकारी होती है वो मोल्ड होती है यानी बदलती जाती है, तो उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, ठीक है? फिर कई लोगों ने अपने साहित्य भी लिखे, ठीक है? तो साहित्यों के माध्यम से भी जानने को मिलता है। देखो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? यहाँ पे देखो सुब्रमण्यम भारती का नाम है, सुब्रमण्यम भारती का नाम और भी जगह मिलता है। ये किस भाषा के थे? तमिल भाषा के थे, ठीक है? फिर भाई देखो सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका कौन-सा उपन्यास था? बंगाली उपन्यासकार थे। इनका उपन्यास का नाम था सबसे इम्पोर्टेंट क्या नाम था? आनंद मठ 1882 जिसमें इन्होंने कौन-सा गीत लिखा था? वंदे मातरम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बात क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो आनंद मठ है, वो किस आंदोलन से संबंधित है? तो किस आंदोलन से? सन्यासी विद्रोह से संबंधित था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी ने जो आनंद मठ लिखा, वो किस आंदोलन या किस विद्रोह से संबंधित है? तो वो सन्यासी विद्रोह से संबंधित है और इसमें कौन-सा गीत है? वंदे मातरम यहीं से लिया गया है। इसके बाद देखो ये आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? यहाँ देखो 1-2 और हैं जैसे आप लोगों ने मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना होगा, उनके उपन्यासों का नाम भी सुना होगा। आजकल क्या होता है कि जब यूपी ट्रिपल एससी सवाल पूछता है, तो हिंदी में ऐसे सवाल पूछ लेता है कि रंगभूमि, कर्मभूमि ये सब किसकी रचनाएँ हैं? ठीक है, तो यहाँ पे तो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक जैसे मैला आँचल है, मैला आँचल किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु की है, ठीक है? ये थोड़ा-सा पढ़ लो, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। फिर अगली बात आती है आपकी लघु कहानियाँ, छोटी-छोटी जो कहानियाँ हैं, ठीक है? जैसे रवीन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने काबुलीवाला लिखी थी, ये देखो, जो मूवी भी बनी हुई है, ठीक है? चित्रकला में देखो कंपनी चित्रकला क्या होती थी जैसे क्या होता था कि यूरोपीय जो थे, ठीक है? वो भारत में आए तो उन्हें बड़ा शौक था कि अच्छा हाँ मतलब हम भी यहाँ से कुछ अपना मेमोइर ले जाएँ, ठीक है? तो यहीं पे वो क्या करते थे चित्रकला बनवाते थे अपनी, ठीक है? तो उसमें यूरोपीय जो पुट था वो भी धीरे-धीरे आने लगा। मतलब भारतीय और यूरोपीय दोनों कलाओं का मिश्रण आप कह सकते हो, ठीक है? जैसे कलर्स जो थे वो सब्स्टिट्यूशन हुआ उनका, जो भारत में कलर यूज़ होते थे उनकी जगह अंग्रेज़ जो कलर यूज़ करते थे, उनका ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके अगेन यूपी ट्रिपल एससी के लिए, ठीक है? अगर आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो तो ये चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है, बट अभी हमारे पास उतना समय नहीं है। एक बार हम इसका पेपर दे लेंगे फिर आगे करेंगे, ठीक? तो बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से चाहो तो देख सकते हो, ठीक है? फिर यहाँ पे 2-3 आपको चीज़ें लिखी हैं कि अच्छा हाँ राष्ट्रवादी कौन थे या मार्क्सिस्ट कौन थे, ठीक? तो इसमें भी अगेन कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है? अब जैसे कुछ राष्ट्रवादी क्या थे, वो भारत को ही महान बताते थे। मार्क्सिस्ट क्या थे, उनका ये कहना था कि जो कह सकते हो जो हमारे पिछड़ा वर्ग है, उनके हिसाब से भी देखा जाना चाहिए, ठीक है? तो ये सबका अलग-अलग कुछ नारीवादी थे, वो कहते थे कि नारियों के हिसाब से कभी साहित्य जो नारियों के हिसाब से वो कभी इतिहास को नहीं देखा गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इतना जानना है कि इतिहास जैसे मैं अगर लिखूँगा तो मेरे हिसाब से इतिहास अलग होगा, कोई और लिखेगा तो उसके हिसाब से इतिहास अलग होगा। यहाँ पे देखिए पंडिता रामाबाई, ठीक है? इनका नाम बहुत आता है पंडिता रामाबाई का। पंडिता रामाबाई ने कौन-सी किताब लिखी थी? हाई कास्ट हिंदू वुमेन और कैथरीन मेयो ने क्या लिखा था? मदर इंडिया। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट किताबें हैं, आपको इनके नाम पता होने चाहिए। बस तो इस जो ये चैप्टर है इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है वो मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इतना पढ़ लोगे दैट विल बी सफिशिएंट। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए